आज हम लोग बिहार से रिलेटेड प्रश्नों पर विचार करेंगे और उसका विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। यह जो प्रश्न लिया गया है वह 67 बीपीएससी जो आगामी 30 सितंबर को एग्जाम है उसे देखते हुए इसका हल यहाँ पे हम लोग करेंगे। यह जो प्रश्न है यह 67 बीपीएससी का ज्वेलरी एग्जाम है, यानी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और उसी के आधार पर हम लोग आने वाला प्रश्नों को अभी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन में है गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। इन ऑप्शन में से कोई भी है जो 5 पहाड़ियों से नहीं घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। अब राजगीर की बात की जाए, वही राजगीर है जिसके बारे में अगर बात की जाती है, यह एक कभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी बन चुका है। यह जैन, बौद्ध, हिंदू का तीर्थ भी है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है, अर्थवेद में, वायु पुराण, महापुराण, रामायण, यानी इन सभी में इनका जिक्र आया है। किसका? राजगीर का। यहीं पर जरासंध, अगर धार्मिक रिलेटेड बात की जाए तो जरासंध ने श्री कृष्ण जी को हराकर मथुरा से द्वारका जाने के लिए विवश किया था। वो जरासंध जगह है। फिर बौद्ध की बात की जाए तो उनके द्वारा जो यहाँ पर बौद्ध संगीति भी किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध यहाँ कई वर्षों तक ठहरे थे, कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए। और जो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? वह हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में जो हुआ था, वो प्रथम कहिए पहली बौद्ध संगीति। तो उसमें से राजगिरी में जो हुआ था वह अजातशत्रु के नेतृत्व में, और उसके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे। तो यह भी ध्यान में रखना है। जैसे अगर बात की जाए, यहाँ पे चर्चा आ गया कि ये बौद्ध संगीति का, तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगीर से हुआ था, तो 3 अन्य भी थे वो बिहार से रिलेटेड है। पहला तो राजगिरी, दूसरा वैशाली, और तीसरा जो था वह कहाँ था? वह तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा पाटलिपुत्र में, और चौथा था कश्मीर में। तो ध्यान रखेंगे, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। पहला का जो नेतृत्व किए थे अजातशत्रु, दूसरा का अकालाशोक, और तीसरा का अशोक किए थे, और चौथा का कनिष्क किए थे। और पहला जो बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था महाकश्यप किए थे। दूसरा का किए थे जो अध्यक्षता हुआ सावाकर्मी किए थे, और तीसरे का किए थे अध्यक्षता मोगलीपोतीस, और चौथे का किए थे अशोक घोष। तो ये ध्यान में रखना है। पहला 483 में, दूसरा 383 में, और तीसरा 251 में, और चतुर्थ जो हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। आपको पता ही होगा जो क्या भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं वह क्या रहे हैं? वह बिहार के रहने वाले थे, बिहार राज्य के, और जो जिला उनका था वह बिहार से ही। वह जिला आप बात की जाए तो सिवान जिला, ये वही सिवान है। आप देखेंगे जो यूपी से सटा हुआ है, आप ये जो सिवान तो खुद एक क्या है, प्रमंडल भी है, सिवान हो गया। उस प्रमंडल में अगर आप आएंगे तो कौन कौन क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा? सिवान तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात की जाए तो थोड़ा सा आप ऊपर आप बढ़ेंगे तो सिवान से जस्ट ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा ये गोपालगंज, और उसके नीचे मिल जाएगा, जैसे ये हो गया सारण हो गया, इसके ऊपर सिवान हो गया, ये गोपालगंज हो गया, है ना। यही क्षेत्र है, उत्तरी भारत का क्षेत्र है, जिसमें से वो सिवान से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई नामक गांव से थे। उनके पिता महादेव सहाय थे, जो संस्कृत फारसी के काफ़ी विद्वान थे। 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको पता होगा, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। और साथ में जब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1947 के दिन आज़ादी के दिन नहीं कही, दिल्ली का 1947 का जो अधिवेशन था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहते हैं, तो इसके कारण वो फिर अध्यक्षता नहीं करते, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और इनकी मृत्यु है जो 1913 ईस्वी में सदाकत आश्रम पटना में ही हो गई थी। तो ये इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बिहार के सारण जिले और जीरादेई नामक गांव से थे। नेक्स्ट देखिए, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब देखिए, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, काफ़ी अच्छा प्रश्न। यह हजारीबाग में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन की थी? ये हजारीबाग हो जाएगा, सरला देवी के द्वारा किया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। आप कहिए कि 1905 ईस्वी में बंगाल क्या होता है, विभाजन होता है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, उसी का एक पारस्परिक रूप से कहिए कि उसी का एक भाग होता है, जिसमें यहाँ पर भी जो 1906 ईस्वी में होता है उस चीज़ को प्राथमिकता दिया जाता है। और इसका पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजित किया जाता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद होते हैं और उस छात्र सम्मेलन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि 16वां छात्र सम्मेलन जो स्टार्ट होता है हजारीबाग से, जिसका सरला देवी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। फिर बिहार में जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। 4 में देखिए, बिहार में चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीन संस्कृति है। कह रहा है जो बिहार का चिरांद नामक पुरास्थल है वह प्राचीनतम संस्कृति किसका है? पूरा पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाणिक संस्कृति का, नव पाषाणिक संस्कृति का, ताम्र पाषाणिक है।
यह जो है तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा नौपसानिक का। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि चिरांद, ये चिरांद का जो चर्चा हुआ है बिहार के सारण जिले, जो अभी हम लोग चर्चा किए कि उत्तरी भारत में क्या है, अगर आप उत्तर बिहार में देखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सारण मिल जाएगा, सिवान मिल जाएगा। तो यही जो सारण है, सारण में ही चिरांद नामक पूरा स्थल है और उसी में से क्या किया गया है, चिरांद में जब खुदाई किया गया है तो पूरा पसानिक सांस्कृतिक बस्तियों का पता चला। और फिर इसी से थोड़ा सा आप चले जाएंगे 11 किलोमीटर दक्षिण और पूरब चले जाएंगे, छपरा में चले जाएंगे तो वहाँ पर डोरीगंज बाजार में 1962 ईस्वी में जब उत्खनन हुआ तो नवपाषाण कालीन क्या मिली, अस्थियाँ मिली, जो चित्रित मृद भांड वहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो वह भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा पूरा पसान हो जाएगा, नवपाषाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 में देखिए बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। अब देखिए बाबा ठाकुर दास के ऑप्शन में है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेवा समिति, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बाबा ठाकुर दास पटना में जो है वह रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। आपको पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1996 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बेलूर में किया गया था, पश्चिम बंगाल में, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। प्रश्न काफ़ी चर्चित है, पूछा जाता है। और उसी के शाखा का जो पटना में किया गया की सोसाइटी का, वह कौन किए थे, बाबा ठाकुर के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इस मिशन का उद्देश्य यही था कि गरीबों की मदद करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, अस्पृश्यता तथा अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए इस सोसाइटी का स्थापना किया गया था। तो ये था जो हम लोगों ने जाना रामकृष्ण मिशन के बारे में, कुछ उद्देश्य जाना, उसकी स्थापना जाना। और ये वही स्वामी विवेकानंद है जो पहली बार क्या किए, मतलब उस समय 1893 की बात है ना, जब शिकागो का जो सम्मेलन होता है उसमें जाकर एक भारत का एक अलग पायदान पे भारत का पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 6 में करा स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो बिहार के प्रथम राज्यपाल, वो आपको पता होगा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि जो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह क्या थे, वह श्री कृष्ण बाबू जी थे। श्री कृष्ण जी, जिसे श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जिनका शेखपुरा के मौर नामक गाँव में उनका क्या था, पैतृक गाँव था। वो हम लोगों ने देखा, यह भी जाना था कि शेखपुरा के मोड़ पर उनका क्या लगा हुआ है, प्रतिमा भी स्थापित किया गया था। ये कुछ हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था किस तरह से वो क्या करते हैं, पार करके नमक जो दांडी यात्रा होते हैं उसमें वो अपना योगदान देते हैं, यानी कि नमक भंग आंदोलन में भी वो सहयोग करते हैं, गांधी जी के कहने पर वह पार करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा उन्हीं के जो करीबी थे, करीबी या सहयोगी कहिए, अनुग्रह नारायण सिंह, वो जब तक रहते हैं मुख्यमंत्री पर उप मुख्यमंत्री के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उसी बीच में दौलत राम पहली बार 1947-48 के बीच में राज्यपाल बनकर आते हैं, तो हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। तो वो तीनों परिस्थिति याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। साथ में देखिए वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो अभी आपको हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले जानते हैं बिहार की जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपको याद होना चाहिए। ये बिहार का जनसंख्या बात की जाए, अब उसमें से करा 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख से हैं जो 3 ही है। पहला पटना है 58 लाख समथिंग, पूर्वी चंपारण 50 लाख समथिंग, मुजफ्फरपुर 48। तो इस तरह से पटना 58, पूर्वी चंपारण 50 और मुजफ्फरपुर 48 में 10 लाख से ये कहिए 10 लाख से, मतलब ये तो नहीं, और भी क्षेत्र हैं। 10 लाख से कम की बात कहा गया है ना, तो 10 लाख से कम की बात में हम लोग आएंगे तो वो कौन कौन मिल जाएगा। पहला कम शेखपुरा में 6 लाख, शिवहर में 6 लाख, क्योंकि शिवहर क्या है क्षेत्र, देखिए शिवहर आगे अब लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा। शिवहर आपको मिलेगा कहाँ, आपको शिवहर पूर्वी चंपारण प्रशासनिक प्रमंडल में मिल जाएगा। जैसे ही आप पूर्वी चंपारण फिर पश्चिमी चंपारण आएंगे, और जैसे पश्चिमी चंपारण के बाद सीतामढ़ी जाएंगे तो यही पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में शिवहर, क्षेत्रफल काफ़ी कम है, जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक देखने को मिल जाता है। 1161 किलोमीटर पर व्यक्ति यहाँ लोग रहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना कि क्यों हुआ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, क्षेत्रफल कम होने के कारण। तो हम लोगों ने ये जाना, तो यह तीन विषयों पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। एक जनसंख्या देख रहे थे, उसके बाद जो था 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला को हम लोगों ने देखा, पटना देखा, पूर्वी चंपारण। अब करा 10 लाख से कम, तो एक शेखपुरा हो गया, लगभग शेखपुरा में 6 लाख, शिवहर में भी 6 लाख, यानी कहिए अरवल, ये तीनों है, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा में 6,36,000 और शिवहर में 6,56,000
और अरवल में 6,99,000। ये क्राइटेरिया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो कम जनसंख्या वाला। और यह भी ध्यान में रखना, साक्षरता दर अगर बिहार की बात की जाए तो वह 61.80 है बिहार की साक्षरता दर, यह भी ध्यान में रखेंगे। जिसमें पुरुष की साक्षरता 71 पॉइंट्स यानी 71.20 और महिला की साक्षरता 51.50 है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा ध्यान में होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता आप देखेंगे आगे रोहतास में मिलेगा, और सबसे कम साक्षरता आपको देखने को मिल जाएगा पूर्णिया में। तो ये दो है। अब रोहतास, अगर प्रमंडल की बात की जाए तो रोहतास सोच लीजिए कौन प्रमंडल में आएगा, रोहतास पटना प्रमंडल में आएगा। और सबसे कम जो साक्षरता दर है पूर्णिया, वो खुद पूर्णिया प्रमंडल में आएगा। उस पूर्णिया के ऊपर आप देखेंगे तो किशनगंज और अररिया मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 में। तो ये ध्यान में रखना है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो कौन सा? चावल, गेहूं, मक्का, जौ। इन सभी में से जो बिहार में बात की जाए तो मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिला है, तो ध्यान में रखना है। 9 में देखिए, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले। तो देखिए मक्का के थोड़ा सा ऊपर हम लोग एक विषय पर और चर्चा कर लेते हैं। मक्का है जो बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अधिक रहा है। तो जो 2019-20 में इसका उत्पादन क्षमता रहा है मक्का का, वह लगभग रहा है वह 38.46 यानी कि 38.46 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार को कृषि के क्षेत्र में जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, हालांकि ये चावल, दलहन, गेहूं, इन सभी क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादकता किया जाता है उस क्षेत्र में सर्वोच्च जो प्रदर्शन रहता है उसके लिए कृषि कर्मण। तो बिहार को अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। हाल में 2017-18 को मिला था, उसको दिया गया 2020 में दिया गया। ये था, तो हम लोगों ने ये देखा गेहूं और मोटे अनाजों को लेकर दिया गया था हाल में। 9 में देखिए, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार में मछली उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ये मधुबनी और दरभंगा है ना, मधुबनी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा एग्जैक्ट मेरा माइंड से भी चला गया था, तो मधुबनी होगा, ध्यान में रखिएगा। जो मधुबनी है, क्योंकि हाल में भी 2020-21 में भी टॉप स्थान पर रहा है, लगभग 76.86 लाख मैट्रिक टन ये उत्पादन किया। अब मधुबनी के साथ 2 ऑप्शन है, एक पूर्वी चंपारण है और एक दरभंगा है। तो दूसरा दरभंगा हो जाएगा। ये दरभंगा वह जगह है जहाँ पर मछली उत्पादन के साथ साथ में वहाँ पर क्या किया जा रहा है? सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है, जो संभावित है 1.6 मेगावाट का भी उत्पादन हो रहा है। तो ये काफ़ी दिलचस्प है, देखने योग्य भी है। नेक्स्ट 10 में देखते हैं। 10 में कह रहा है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो कह रहा है जो उत्पादन की दृष्टि से बिहार में कौन सा दाल उगाया जाता है? ऑप्शन में है मसूर और चना, मूंग और चना, मसूर और मूंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, मूंग और मसूर, जो बिहार में सर्वोच्च श्रेणी के जो दालें हो जाते हैं, उत्पादन होता है शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में, वह पहला तो मसूर का होता और दूसरा मूंग का होता। अब ऐसा नहीं चना मार दीजिएगा, आप अक्सर अगर जुड़े हुए होंगे खेती बाड़ी से तो इन चीज़ों को शायद आप उससे भी आकलन कर सकते हैं कि मूंग और मसूर का ज़्यादा ही बिहार में उत्पादन देखने जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूंग और मसूर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में गन्ना के क्षेत्र में अग्रणी के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ऐसे दलहन के बारे में पूरे अगर भारत की बात की है तो दलहन और तिलहन में तो मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। 11 में देखिए, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला। अब कह रहा गन्ना के उत्पादन में जो अग्रणी जिला, ऑप्शन में है पश्चिमी चंपारण, तो वो पश्चिमी चंपारण ही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण अपने आप में एक के लिए और जाना जाता है, बासमती चावल के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो जाएगा? गन्ना उत्पादन और बासमती चावल के लिए पश्चिमी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण कहाँ है? ये उत्तरी भारत में देखने को मिल जाएगा, जस्ट पूर्वी चंपारण के नीचे पश्चिमी चंपारण। और यही पश्चिमी चंपारण के आगे हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि सीतामढ़ी और बीच में शिवहर है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, कारण वहाँ पर क्षेत्रफल शिवहर का काफ़ी कम है। 11 में देखिए, बिहार में गन्ना में हो ही गया। 12 में देखते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा। आप सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र के बारे में बताना। पहले हम लोग ये जानेंगे भारत जो बिहार का है जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है। तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद खेती के लिए जो है 63% भूमि पर ही सिंचाई उपलब्ध है। उसमें से बात की जाए नहरों से सबसे ज़्यादा नहीं कहिए, 27% है। उसके बाद नलकूपों के द्वारा 61% है, तालाबों के द्वारा 11% है। उसके बाद वन क्षेत्र जो है 7,288 7.74% है। ये है रोहतास के पटना प्रमंडल में आता है, उस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो यह भी ध्यान में रखना। तो हम लोगों ने
क्या क्या भौगोलिक ज्योग्राफिकल स्थिति को भी देख लिया। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल 94,168 किलोमीटर तथा जो कितने परसेंट पर सिंचाई उपलब्ध है, कितने परसेंट नहरों के द्वारा किया था, नलकूपों के द्वारा जाता, तालाब एवं अन्य क्षेत्रों का योगदान है। फिर वन का क्या योगदान है, 7.74% हम लोगों ने देखा, और टोटल 7,288 वर्ग किलोमीटर में बने। 13 में देखिए बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब साक्षरता दर के बारे में, अच्छा ग्रामीण सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। चलिए महिला है तो हम लोग पहले जानते हैं कि बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो बिहार का साक्षरता दर 61 पॉइंट, अभी हम लोग चर्चा किए थे 61.80%, ये है बिहार की साक्षरता दर। उसमें से पुरुष की साक्षरता दर 71.20 था, महिला की साक्षरता दर 51.50 था। ये था हम लोगों ने साक्षरता दर। सबसे अधिक साक्षरता दर हम लोगों ने देखा, वह सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ था, वह रोहतास में था, वह 73.37%। सबसे कम कहाँ था, पूर्णिया में था, जो 51.08%। ये तो था हम लोगों ने साक्षरता दर देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पुरुष रोहतास में हो जाएगा, महिला भी रोहतास में हो जाएगा, लेकिन पुरुष में सबसे कम वह पूर्णिया में हो जाएगा। तो यह भी ध्यान में रखना, जो पुरुष है वह सबसे पूर्णिया में हो जाएगा, और महिला का जो सबसे हो जाएगा कम साक्षरता दर, वह आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ, वह सहरसा में देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब देखिए सहरसा, अभी हम लोग चर्चा की कि न्यूनतम साक्षरता दर सहरसा में है। अब सहरसा है जो कौन सा, कोसी प्रमंडल में पड़ता है। तो न्यूनतम साक्षरता दर कितना, लगभग वहाँ 41.68% सहरसा का है। तो अब सहरसा के साथ दो ऑप्शन, सहरसा के साथ एक कौन है, सुपौल है, और एक किशनगंज है। तो दूसरा हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, जिसमें 56.something% है। तो ये सहरसा और किशनगंज क्या हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगा। और सबसे अधिक तो रोहतास में ही था, पुरुष में भी वही देखें, और पूर्णिया, और पुरुष में सबसे कम साक्षरता दर वो कहाँ था, पुरुष वाला वह था पूर्णिया था। यह ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, उससे पहले हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं की हुई है, लेकिन उस वक्त बिहार से रिलेटेड इकोनॉमिक्स भी चर्चा हुए थे। उसमें पूछा गया था बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर में 2018-19 में स्थिर कीमत पर क्या था, स्थिर कीमत पर उसका विकास दर तो हुआ था 10.53% था। कब, 2018-19। और हाल ही में अगर बात की जाए 2020-21 में जो वृद्धि दर रहा है वह कितना रहा, 2.53%। अब लग रहा हो इतना कम क्यों रहा, क्योंकि कोविड-19 आ जाने के कारण, कोरोना आ जाने के कारण विकास दर कम रहा। तो आप ध्यान में रखेंगे 20-21 में जो वृद्धि दर है वह कितना किया गया, वह 2.5 किया गया। और यह भी ध्यान में रखेंगे 2021 का हम लोगों ने देखा कि 2.5 क्या किया गया, वृद्धि दर रखा गया, बताया गया। और 2021-22 में जो अनुमानित किया गया वह 9.8% वृद्धि दर अनुमानित किया गया, और वही 22-23 में जो अनुमानित किया गया 90.7%। यह जो है बिहार सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा जो प्रकाशित है उसमें इसका आकलन किया गया। तो यह ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 67 बीपीएससी जो 7 मई का एग्जाम हुआ था, उस 8 मई का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछ दिया गया था, वो आगामी डेट का था। तो इसलिए यह ध्यान में रखेंगे वृद्धि दर कि 2020-21 में 2.5%, 21-22 में 9.8%, 22-23 में 9.7% वृद्धि दर को बताया गया। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि जो ये अन्य का क्या योगदान है, किस तरह से आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय में जो वित्त वर्ष है 22-23 में वित्तीय वर्ष में की तुलना में कितना बढ़ाया गया है, जो है आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय को देखिए क्या होता है, राजस्व राजकोषीय घाटा निकालने के लिए आपको सभी कुछ मालूम होना चाहिए। राजकोषीय घाटा से पता चलता है कि क्या है, किस चीज़ से लेनदारी बढ़ रही है, कहाँ से लेनदारी लेना है, यानी सरकार का जो होता है, जो कर्ज लेने की जो क्षमता होती है वो पता चलता है कि किस किस क्षेत्र में लिया जाएगा, वो होता है राजकोषीय घाटा। यानी एक तरह से वो आकलन बता देता है कि कितना और पैसा का ज़रूरत है अलग अलग विभागों में खर्च के लिए आने के लिए। तो एक तरह से राजकोषीय घाटा ही बताता है, जिसमें कुल जो व्यय होता है और जो कुल प्राप्तियां होता है, वह जो कुल प्राप्तियां को रखा जाता है, यानी कि कुल आय को जो रखा जाता है उधार को छोड़कर शामिल किया जाता है, यही है राजकोषीय घाटा जो निकाला जाता है। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग डिटेल से चर्चा किए। तो जो राजकोषीय घाटा है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2020-21 में 4.8% है, और 21-22 में 2.9% अनुमानित किया गया, 22-23 में
3.47। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछने की संभावना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने दो चीज़ों पे चर्चा किया, एक आर्थिक वृद्धि दर पे चर्चा किया और दूसरा राजकोषीय घाटा पे चर्चा किया। राजकोषीय घाटा पे क्या हम लोग चर्चा की कि वह सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः कितना % है। तो सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 20-21 में 4.82% और जो अनुमानित किया गया 21-22 में वह 2.9%, 97% और 22-23 में 3.47% ये अनुमानित किया गया है। ये ध्यान में रखेंगे। वृद्धि दर तो हम लोग देख ही लिए कि वृद्धि दर किस तरह से 21-22 में 2.5%, फिर उसके बाद 21-22 में 9.8%, फिर 22-23 में 9.7%। चलिए अब हम लोग एक प्रश्न और था इकोनॉमी से रिलेटेड जो यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ, हमने वो सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया है जो पूछा गया था उस वक्त। फिर पूछा गया था कि जो बिहार राज्य है उसमें सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का संबंध क्षेत्र का जो योगदान था उस समय कितना था 2017-18 में। तो 17-18 में तो 22% था, लेकिन अभी 2021 में देखेंगे आप जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वह किस में ये जो एक बिहार का जो बजट है इकोनॉमिक्स है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का 19.5% और तृतीय क्षेत्र का 21.2%। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता ही होगा कृषि पशुपालन आता है, द्वितीय क्षेत्र में आपको पता होगा विनिर्माण आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। और आपको पता होगा कि धीरे धीरे सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है कि जीडीपी में भी, जीएसबी में भी, एनएनपी में, सब कुछ में उसका योगदान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कृषि क्षेत्र का स्थिति खराब हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि क्या कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, तो ये दो इकोनॉमिक्स प्रश्न की चर्चा की। उसके बाद एक प्रश्न और था बिजली से रिलेटेड था। वो प्रश्न था कि 2019 में बिजली क्षमता का उपलब्धता कितना था। तो उस समय तो 4767 मेगावाट था। फिर उसके बाद 19-20 में क्या हो गया 60,000 यानी कि 6,731 मेगावाट हो गया। 6,773 कहिए, 31 नहीं कहिए। फिर आप देखेंगे कि 2020 और 21 में 6422 मेगावाट ये हो गया। तो ये था उस समय 2017-18 का पूछा गया था। 2020-21 का हम लोग देखेंगे 6422 मेगावाट ये रहा बिजली उपलब्धता। नेक्स्ट हम लोग क्या रहा था, एक और प्रश्न था कि देखिए वह था खदान उत्पादन के लिए बिहार में को कृषि कर्मण पुरस्कार जो 17-18 में मिला था वह किस लिए मिला था। तो आपको पता होगा गेहूं एवं मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मिला था। अभी तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला चुका, जो हाल में मिला था 17-18 में गेहूँ के लिए, जो 20 में दिया गया। कृषि कर्मण पुरस्कार में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कृषि कर्मण पुरस्कार के तहत में क्या किया जाता है, ये एक प्रशस्ति अभिलेख ये दिया जाता है। उसके बाद फिर आवंटन किया जाता है, पैसा कितना था 2-2 करोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि और भी 4 किसानों को इंक्लूड इसमें किया गया था, क्या अच्छे उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए, जिसमें से सभी किसानों को 2-2 लाख रुपये मिला था। तो ये था हम लोगों ने चर्चा किया था। अभी तक बिहार को 5 बार मिल चुका है। अब हम लोग ये था 3 प्रश्न जो यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया था, तो हमने तीनों को यहाँ पे चर्चा कर दिया। अब हम लोग 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 में कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसे समझने के लिए आपको 1857 की क्रांति का समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना। याद करिए कि जब 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर के सैनिक का टुकड़ी विद्रोह करता है, विद्रोह करने के बाद वह सोन नदी पार कर आरा पहुंचता है। फिर आरा में कुंवर सिंह का नेतृत्व मिलता है। फिर कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच भिड़ंत होता है। उसमें पहले बार हारते हैं, दूसरे बार जीतते हैं, फिर एक बार हारते हैं, फिर जगदीशपुर से दूर होते हैं, फिर वह जगदीशपुर में प्रविष्ट होते हैं। 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट होते हैं। उसके बाद आपको पता होगा जैसे वो जगदीशपुर में प्रविष्ट करते हैं उस समय वो घायल अवस्था में भी होते हैं, क्योंकि अंग्रेज से लड़ते हुए घायल भी हो जाते हैं। और वहाँ का जो जैकोबिन झंडा था, अंग्रेजों का झंडा, वो हटाकर अपना भारतीय झंडा वो लगाते हैं। और फिर उसके बाद वो अपने महल में जाते हैं और उनका जो वीर गति वो प्राप्त हो जाते हैं महल में 9 मई 1858। क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जाता था ये जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, 20 अप्रैल 1858, उसके बाद 9 मई को इनका देहांत हो जाता है। प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग 15 के चलते हैं। 15 में कह रहा है कि गोल्डन लीग जो 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। देखिए एक गोल्डन लीग क्या है, गोल्डन लीग है जो 1904 ईस्वी में अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में, बिहार जो देवघर पहले क्योंकि झारखंड बिहार में था तो इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो बिहार ही ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वह कहाँ है, वह है झारखंड में। तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई। भागलपुर में यह आंदोलन जब आया तो 1906 ईस्वी में शुरू हुआ, जहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। जिसमें क्या हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी खुद आए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी पर वह काफ़ी अच्छा व्याख्यान दिए, लोग काफ़ी आकर्षित भी हुए। फिर उसके बाद है इसमें जो सबसे अधिकांश जो लोगों का जो इसमें क्या था,
ये एकजुटता था वह कौन था? कॉलेज के जो छात्र थे वो थे, अधिकांश जो छात्र थे वहाँ पर कॉलेज के छात्र थे। और वही एक पटना का निवासी रहता है, कौन? नैबतपुर का निवासी होता है, गांव का नाम है, और तुलसी सिंह रहता है। वो काफ़ी स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहता, और 1908 ईस्वी में पटना में एक जोरदार भाषण भी देता है वो नवबोध सिंह। तो हो सकता है प्रश्न पूछा जाए क्योंकि उसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट 15 में आते हैं, 16 में आते हैं। 16 में कह रहा है कि 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। देखिए पत्रकारिता का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे थे। 1875 ईस्वी में बिल्कुल बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। ऑप्शन में है मुंशी सूरजमल, राय रोशन लाल, बाबू गुरु प्रसाद सेन, कृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाबू गुरु सेन के द्वारा। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड प्रकाशन शुरू किया जाता है। हालांकि फिर आर्थिक स्थिति के कारण 1987 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद कर दिया जाता। और भी अगर बात की जाए, एक 1881 ईस्वी में पटना में इंडियन क्रॉनिकल अखबार उठाया था। फिर आप थोड़ा सा पहले और चलेंगे तो एक काफ़ी अहम योग अखबार जिसका ये भाषा विनय वाग्य आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान आता है, वो है द बिहारी और द बिहार टाइम्स, दो अखबार। यही वो बदल जाता है। जो बिहार को पृथक राज्य प्रांत बनाने में भी इसकी काफ़ी अहम भूमिका मौजूद रही। यही बिहार टाइम्स की स्थापना कब हुआ था? 1903 ईस्वी में साप्ताहिक प्रकाशन होता था, और फिर बिहार टाइम्स को 1906 ईस्वी में भागलपुर से प्रकाशन होने वाली बिहार न्यूज के साथ जोड़कर इसको द बिहारी नाम दे दिया गया। तो इस तरह से बिहार टाइम किस तरह से द बिहारी में चेंज हो गया। अब ये तो बिहार को, राज्य को, प्रांत को अलग बनाने में इसके अहम योगदान रहता है। कौन? बिहारी, द बिहार टाइम्स पत्रिका को। उसके बाद एक क्या होता है 1918 ईस्वी 25 जुलाई को सर्च लाइट बिहार के द बिहारी के स्थान पर, क्योंकि बिहारी भी फिर आर्थिक स्थिति के कारण बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का भी हुकूमत चल रहा होता है, बहुत सारा सेंसरशिप लागू होता है, इसके कारण बहुत सारा परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अब हो गया द बिहारी के जगह पे 1918 ईस्वी में उसके स्थान पर क्या प्रकाशन होने लगा? हुआ सर्च लाइट। इसके संपादक सर सैयद हुसैन थे। तो ये प्रश्न आगे पूछा जाएगा। ये सर्च लाइट तो 1918 ईस्वी में किया जाता, फिर 1923 ईस्वी में सर्च लाइट को दैनिक रूप से, पहले क्या कहता है वीकली, सप्ताह में एक दिन, उसके बाद फिर दैनिक 1930 से प्रकाशन किया था। यही है जो कौन? द सर्च लाइट जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में जो राष्ट्रवादियों थे के प्रवक्ता थे, उनको क्या करने में, आगे बढ़ाने में, यानी उनको व्याख्यानों को लोगों तक पहुंचाने में, उनकी कार्यों को, पद्धतियों को लोगों को जागरूक करने में काफ़ी योगदान रहा है इसका, द सर्च लाइट का। फिर ये भी बंद हो जाता है 1985 ईस्वी में, फिर इसकी जगह पे द हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्ट होता है। तो ये तो कुछ था अखबार से रिलेटेड जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार हेराल्ड, हुआ हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट 17 में देखिए, बिहार का प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिहार का प्रथम समेकित चेकपोस्ट का स्थापना हुआ, ऑप्शन में 12, 14, 18। देखिए बिहार का जो समेकित यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट की स्थापना 2018 में की गई। तो ये था तो कुछ बिहार से रिलेटेड था जो हम लोगों ने चर्चा किया। जो 67 बीपीएससी जो आगामी एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।